हेलो गाइस, हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपके इग्नू की क्वेश्चन आंसर की सीरीज में आज 10th अध्याय कर रहे हैं। ठीक है, 10th अध्याय का फर्स्ट वीडियो इसका अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। ये आपका हिंदी भाषा इतिहास और वर्तमान। ठीक है, ये इग्नू का कोड है BHD106 या फिर EHD06। ठीक है, इसके हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं हिंदी भाषा जनपदीय आधार। हिंदी का जनपदीय आधार। ठीक है, हिंदी का जनपदीय आधार के 10th अध्याय का हम क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। फर्स्ट वीडियो में अपलोड किया जा चुका है। आज हम सेकंड करेंगे इसके बचे हुए क्वेश्चन। ठीक है, चलिए करते हैं। यहाँ तक हो गया था, ये थर्ड क्वेश्चन आज हम करेंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हिंदी क्षेत्र की प्रमुख उपभाषाओं या बोलियों का परिचय दीजिए। ठीक है, हिंदी क्षेत्र की आपसे उपभाषाएं या बोलियां पूछी गई हैं। ठीक है, आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, उपभाषाएं या फिर बोलियां, आप यही देंगे, क्वेश्चन आंसर देंगे आप यही। हिंदी क्षेत्र की उपभाषाओं बोलियों का विवरण निम्न प्रकार है। ठीक है, पहली क्या है इसमें, राजस्थानी भाषा वर्ग। ठीक है, पहले हमने इसमें पहले भी देख चुके हैं कि राजस्थानी बोलियां क्या हैं। ठीक है, पूर्वी में क्या है और पश्चिमी में क्या है, इस तरह से हमने देखा था ना, कहाँ कहाँ कौन कौन सी बोलियां बोली जाती है, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में। ठीक है, तो यहाँ पे पहले आपको राजस्थानी भाषा वर्ग के बारे में बताया गया है। तो राजस्थानी उपभाषा की बोलियां प्रमुख राजस्थान राज्य की बोलियां हैं। ठीक है, जो राजस्थान राज्य है मेन रूप से ये राजस्थानी बोलियां यही बोली जाती हैं। ठीक है, तो आप मान सकते हैं कि राजस्थान में जो बोली जाने वाली बोलियां हैं वही आपकी राजस्थानी भाषा वर्ग में आएंगी। राजस्थानी में 4 प्रमुख बोलियां हैं। अब आप देखिए, राजस्थानी में 4 मेन बोलियां हैं। क्या क्या है, मेवाड़ी, ठीक है, मेवाती, जयपुरी और मालवी। ठीक है, ये 4 बोलियां हैं जो राजस्थान में बोली जाती हैं। तो मारवाड़ी सबसे पहले देख लेते हैं। मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थान की बोली है। ठीक है, मारवाड़ी जो है वो पश्चिमी राजस्थान की बोली है। क्षेत्र विस्तार एवं प्रसार की दृष्टि से यह सर्व प्रमुख है। ठीक है, क्षेत्र विस्तार और प्रसार की दृष्टि से ये क्या है, यह सर्व प्रमुख है। शुद्ध मारवाड़ी जोधपुर और इसके आसपास बोली जाती है। ठीक है, शुद्ध जो मारवाड़ी बोली है वो कहाँ बोली जाती है, जोधपुर और इसके आसपास बोली जाती है। कुछ मिश्रित रूपों में भी यह पूर्व में अजमेर, मेरवाड़ा और किशनगढ़ और मेवाड़ में, दक्षिण में सिरोही और पालनपुर तक, पश्चिम में जैसलमेर और सिंध के अमरकोट तक एवं उत्तर में बीकानेर, जयपुर में उत्तरी भाग में बोली जाती है। ठीक है, क्या आपको समझ में आया इसमें कि इसके कुछ मिश्रित रूप भी हैं। ठीक है, मिश्रित रूप में ये कहाँ कहाँ बोली जाती है, कुछ मिश्रित रूपों में यह पूर्व में, ठीक है, पूरब की तरफ, राजस्थान में पूर्वी की तरफ जो पड़ते हैं राज्य, पूर्व में जैसे अजमेर पड़ गया। ठीक है, अजमेर, मेरवाड़ा, ठीक है, किशनगढ़ और मेवाड़, ये पूर्व में बोली जाती हैं मिश्रित बोलियां, मिश्रित जो मेरवाड़ी है। और दक्षिण में जो जगह आती है, दक्षिण में सिरोही है जैसे, ठीक है, पालनपुर तक, सिरोही से पालनपुर तक ये दक्षिण में बोली जाती है मिश्रित जो मारवाड़ी है। और पश्चिम में क्या क्या आते हैं, जैसलमेर, ठीक है, और सिंध के अमरकंटक तक, जैसलमेर से सिंध के अमरकंटक तक पश्चिम में बोली जाती है। और उत्तर की बात करें तो कहाँ कहाँ है, उत्तर में बीकानेर, जयपुर, ठीक है, उत्तर में बीकानेर में बोली जाती है और जयपुर के उत्तरी भाग में बोली जाती है। ठीक है, जो मारवाड़ी है, मारवाड़ी राजस्थान की सबसे बड़ी बोली है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, जो मारवाड़ी है वो राजस्थान की सबसे बड़ी बोली है। मारवाड़ी व्यापारियों की भाषा होने के कारण इसका व्यावसायिक महत्व भी है।
ठीक है। अब ये पॉइंट भी याद रखेंगे आप, राजस्थान में सबसे ज्यादा मारवाड़ी बोली जाती है। इसके बाद में दूसरा पॉइंट आपका है कि ये व्यापारियों की भाषा है। इतना सा आप याद रखेंगे कि मारवाड़ी जो है ये व्यापारियों की भाषा है। तो मारवाड़ी व्यापारियों की भाषा होने के कारण इसका व्यावसायिक महत्व भी है। ठीक है। मारवाड़ी में गद्य और पद्य साहित्य प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। देखिए एक और ये पॉइंट आ गया, जो मारवाड़ी है इसमें गद्य और पद्य भी उपलब्ध है। ठीक है। मारवाड़ी में गद्य और पद्य साहित्य जो है वो प्रचुर मात्रा में है, काफी बड़ी मात्रा में है। वर्तमान समय में इसके बोलने वालों की संख्या 68 लाख से भी अधिक है। ठीक है। 68 लाख से भी अधिक है, ऐसे लोग हैं जो कि मारवाड़ी को बोलते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट है इसमें जयपुरी। दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है आपको, जयपुरी। जयपुरी मध्य पूर्वी राजस्थान की बोली है। ठीक है। जयपुरी कहाँ की बोली है, जयपुरी मध्य पूर्वी राजस्थान की बोली है। विशुद्ध जयपुरी जयपुर नगर में 40 मील उत्तर, 50 मील पूर्व तथा 60 मील दक्षिण तक बोली जाती है। ठीक है। जो जयपुरी है वो मध्य पूर्व राजस्थान की बोली है और विशुद्ध रूप से, ठीक है, इसे विशुद्ध रूप से बोला जाता है। विशुद्ध जयपुरी जो है वो जयपुर नगर के 40 मील उत्तर, 50 मील पूर्व और 60 मील दक्षिण तक बोली जाती है। ठीक है। बूंदी और कोटा, ठीक है, बूंदी और कोटा जगह हैं। बूंदी और कोटा में बोली जाने वाली हड़ौती इसकी उपबोलियों में प्रमुख है। ठीक है। जो बूंदी और कोटा में बोली जाने वाली जो हड़ौती है, यहाँ बूंदी और कोटा में कौन सी बोली बोली जाती है, हड़ौती बोली जाती है। इसकी ये क्या है, उपबोलियों में से एक है। इसकी उपबोलियों में ये मुख्य है। जयपुरी तथा हड़ौती में विशेष साहित्य रचना नहीं है। ठीक है। ये बात आप याद रखेंगे, जयपुरी और हड़ौती में विशेष साहित्य रचना नहीं है। जयपुरी बोलने वालों की संख्या 35 लाख लगभग है। ठीक है। जो जयपुरी बोलते हैं उनकी संख्या कितनी है, लगभग 35 लाख है। नेक्स्ट है मेवाती। ठीक है। नेक्स्ट बोली क्या है, मेवाती। राजस्थान के पूर्वोत्तर भाग में भाषा मेवाती मेव जाति की बोली है। ठीक है। राजस्थान के पूर्वोत्तर में जो बोली जाने वाली मेवाती है, कौन सी जाति की भाषा है, मेव जाति की भाषा है। ठीक है। मेवाती भाषा मेव जाति की भाषा है और ये राजस्थान के पूर्वोत्तर भाग में बोली जाने वाली भाषा मेवाती मेव जाति की बोली है। ठीक है। जो ब्रज भाषा के अधिक समीप है। ठीक है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, जो कि किसके समीप है, ब्रज भाषा के अधिक समीप है। शुद्ध मेवाती अलवर भरतपुर के उत्तर पश्चिम और पूर्वी भाग में, पंजाब के दक्षिणी भाग में और गुड़गांव जिले के निकटवर्ती प्रदेश में बोली जाती है। ठीक है। कहाँ कहाँ बोली जाती है शुद्ध मेवाती, शुद्ध मेवाती जो है ये अलवर भरतपुर के उत्तर पश्चिम और पूर्वी भाग में, ठीक है, और पंजाब के दक्षिण भाग में, गुड़गांव जिले के निकटवर्ती प्रदेश में बोली जाती है। इसकी एक सीमावर्ती उपबोली अहिरवाती है। ठीक है। इसकी सीमावर्ती उपबोली क्या है, इसकी उपबोली है अहिरवाती। ये आप याद रखेंगे, इसकी सीमावर्ती उपबोली क्या है, अहिरवाती है, जिस पर हरियाणा का प्रभाव अधिक है। जिस पर किसका प्रभाव ज्यादा है, इस पर हरियाणा का प्रभाव ज्यादा है। ठीक है। नेक्स्ट इसका है आपका मालवी। ठीक है। नेक्स्ट बोली क्या है, मालवी। मालवी मालवा प्रदेश में बोली जाती है। ठीक है। मालवी कहाँ बोली जाती है, मालवी जो है ये मालवा प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा बोली है। इसका क्षेत्र राजस्थान के दक्षिण पूर्व में पड़ता है। इसका क्षेत्र कहाँ पड़ता है, राजस्थान के दक्षिण पूर्व में इसका क्षेत्र पड़ता है, जिसे दक्षिणी राजस्थानी भी कहा जाता है।
ठीक है, क्या कहते हैं इसे दक्षिणी राजस्थानी भी कहा जाता है। शुद्ध मालवी उज्जैन, इंदौर और देवास में बोली जाती है। ठीक है, शुद्ध जो मालवी बोली है वो कहाँ कहाँ बोली जाती है? उज्जैन, इंदौर और देवास में बोली जाती है। ये आपका एमपी में पड़ती है तीनों जगह। ठीक है, ये तीनों जगह उज्जैन, इंदौर और देवास कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मालवी बोली का साहित्यिक महत्व नहीं है। ठीक है, जो मालवी बोली है इसका कोई साहित्यिक महत्व नहीं है। इसके बोलने वालों की संख्या 53 लाख है। ठीक है, इसके बोलने वालों की संख्या कितनी है? 53 लाख है। 53 लाख से कुछ ऊपर है। मालवा देश की बोली मालवी का एक विशिष्ट रूप राजवाड़ी, राजपूत, रजवाड़ों के बोलचाल की भाषा है। ठीक है, ये जो मालवा देश की जो बोली मालवी है इसका विशिष्ट रूप क्या है? राजवाड़ी, राजपूत और रजवाड़ों की ये बोली कही जाती है। चलिए दूसरा है इसमें पश्चिमी हिंदी। ठीक है, अब पश्चिमी हिंदी की बात कर लेते हैं। पश्चिमी हिंदी में पश्चिमी उपभाषाओं को गियर्सन और चटर्जी पश्चिमी हिंदी भी कहते हैं। ठीक है, पश्चिमी उपभाषाओं को गियर्सन और चटर्जी हैं इनकी पश्चिमी हिंदी भी कहा जाता है। इस दृष्टि से वे हिंदी के क्षेत्र को सीमित करते हैं। ठीक है, इस तरह से हिंदी का क्षेत्र वो सीमित कर देते हैं। इसकी बोलियां दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में व्यवहृत होती हैं। ठीक है, इसकी बोलियां कहाँ हैं? दिल्ली और दिल्ली के आसपास क्षेत्र में बोली जाती हैं। दिल्ली, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में, ठीक है, कहाँ कहाँ है? दिल्ली, हरियाणा और तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में इस उपभाषा की बोलियां बोली जाती हैं। ठीक है, इस उपभाषा की बोलियां बोली जाती हैं। इसलिए इसे पूर्व की बोली की तुलना में पश्चिमी हिंदी कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए इसे पूर्व की बोलियों की तुलना में पश्चिम की हिंदी कहा जाता है। इस उपभाषा का क्षेत्र प्राचीन काल से मध्य देश कहलाया है। ठीक है, इस उपभाषा को प्राचीन काल से ही क्या कहा गया है? मध्य देश कहलाता रहा है। ये मध्य देश की भाषा होने के कारण यहाँ की भाषाएं हमेशा पूरे देश में व्याप्त हुई हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश की भाषा होने के कारण ही यहाँ की भाषाएं पूरे देश में व्याप्त रही हैं। सांस्कृतिक पूरे देश की साहित्यिक अभिव्यक्ति का माध्यम रही है। ठीक है, जो संस्कृत है हमारी संस्कृत पूरे देश का जो साहित्य है उसकी अभिव्यक्ति का क्या है? माध्यम रही है। ब्रज भाषा का व्यापक प्रसार हुआ है। ठीक है, जो ब्रज भाषा है उसका काफी ज्यादा प्रसार रहा है। हिंदी भाषा अमीर खुसरो की समय से ही पूरे देश में दक्कनी, उर्दू आदि रूपों में फैली। ठीक है, जो हिंदी भाषा जो हमारी है वो अमीर खुसरो के बारे में आपने सुना होगा। अमीर खुसरो के समय से ही पूरे देश में दक्कन और उर्दू आदि रूपों में ये फैली रही है। इस दृष्टि से पश्चिमी हिंदी क्षेत्र की बहुत महत्वपूर्ण उपभाषा है। ठीक है, यही कारण है कि जो पश्चिमी हिंदी है वो हिंदी प्रदेश की एक महत्वपूर्ण क्या है? उपभाषा है। ठीक है, पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। अब आप देखिए कि जो पश्चिमी हिंदी है इसकी 5 बोलियां हैं। क्या क्या है? बांगरू हरियाणवी से बोलते हैं, खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली तथा कन्नौजी। ठीक है, पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। क्या क्या है? बांगरू जिसे हरियाणवी कहते हैं, ठीक है, खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी ये पश्चिमी हिंदी में आती हैं। ठीक है, बांगरू, ठीक है, बांगरू जो हरियाणवी है इस बोली का नाम बांगरू इसलिए पड़ा कि इसका प्रयोग बांगर प्रदेश में होता है। ठीक है, बांगरू इसका नाम क्यों पड़ा इस बोली का? क्योंकि इसका यूज कहाँ पर होता है? बांगर प्रदेश में होता है। बांगरू का यूज बांगर प्रदेश में होने के कारण इसका नाम बांगरू पड़ा है।
यह बोली दिल्ली, करनाल, ठीक है, दिल्ली, करनाल, रोहतक, हिसार, जिंद, नाभा आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। ठीक है, ये बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है? यह बोली दिल्ली, करनाल, रोहतक, हिसार, जिंद और नाभा आदि क्षेत्रों में। ठीक है, तो बांगरू बोली के जो दूसरे नाम है वो क्या क्या है? बांगरू बोली के अन्य नाम जाटू, चमरवा, ठीक है, तथा हरियाणवी। तो ये बांगरू को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, ये आप याद रखेंगे कि बांगरू बोली को और किन किन नाम से जाना जाता है? जाटू, ठीक है, चमरवा और हरियाणवी। नवीनतम मत में के अनुसार यह खड़ी बोली का ही एक रूप है। ठीक है, नवीनतम मत जो है, जो आधुनिक मत है, नवीनतम मत है नए रूप में, इसे भी खड़ी बोली का ही एक हिस्सा माना जाता है। अतः कुछ लोग इसे खड़ी बोली के अंतर्गत रखने के पक्ष में हैं। ठीक है, कुछ लोगों का ऐसा पक्ष है कि इसे भी खड़ी बोली के अंदर रखा जाए। सर्वप्रथम सर्वनाम रूपों में विचित्रता एवं विविधता वर्तमान काल के वैकल्पिक रूप ता, दा का प्रयोग खड़ी बोली की भांति गा लगाकर भविष्य काल के क्रियारूपों का निर्माण इत्यादि बांगरू बोली की विशेषताएं हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो सर्वनाम है, सर्वनाम रूपों को, जो सर्वनाम रूपों की विचित्रता और विविधता जो है सर्वनाम रूपों की, जैसे वर्तमान काल में जो हम ता लगाते हैं, ठीक है, वर्तमान काल में वैकल्पिक रूप क्या है? ता है, दा है, ठीक है, का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से खड़ी बोली में, खड़ी बोली के अंदर क्या होता है? गा लगाकर भविष्य काल की क्रियाओं का प्रयोग करते हैं। ठीक है, भविष्य काल बनाने के लिए गा का इत्यादि यूज करते हैं। इसी तरह से बांगरू में भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपकी खड़ी बोली। ठीक है, पश्चिमी हिंदी की मुख्य बोली खड़ी बोली है। ठीक, पश्चिमी हिंदी की जो मुख्य बोली क्या है? वो खड़ी बोली है। खड़ी बोली की अनेक नाम बताए जाते हैं। ठीक है, जो खड़ी बोली है इसके अनेकों नाम बताए जाते हैं, जैसे हिंदुस्तानी, नागरी, सर हिंदी और कौरवी। ठीक है, किंतु खड़ी बोली नाम इस समय अधिक प्रचलित है। ठीक है, खड़ी बोली के नाम वैसे तो अनेक बताए गए हैं, जैसे हिंदुस्तानी, नागरी, सर हिंदी और कौरवी, लेकिन किंतु खड़ी बोली, जो खड़ी बोली है सबसे ज्यादा प्रचलित नाम है इस बोली का। ठीक है, यह बोली सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, अंबाला, बिजनौर, रामपुर, देहरादून आदि स्थानों की स्थानीय बोली है। ठीक है, ये बोली कहाँ कहाँ की स्थानीय बोली है? यह बोली सहारनपुर, ठीक है, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ और अंबाला, बिजनौर, रामपुर, देहरादून आदि स्थानों की क्या है? ये खड़ी बोली है। ठीक है, ये वहाँ की स्थानीय बोली में आती है, जिसकी शब्दावली अरबी फारसी से अधिक प्रभावित है। और इसकी शब्दावली किससे प्रभावित है? अरबी फारसी से प्रभावित है। खड़ी बोली एक और अरबी फारसी शब्दों से प्रभावित होकर उर्दू के रूप में विकसित हुई है। ठीक है, एक तरफ तो जो खड़ी बोली है वो अरबी फारसी से प्रभावित होकर उर्दू के रूप में विकसित हुई है, और दूसरी ओर यहीं अगर हम दूसरी तरफ बात की जाए तो संस्कृत की, जो संस्कृत हमारी थी, संस्कृत की छाया में पलकर साहित्यिक हिंदी के रूप में सिंधु हिंदी, उर्दू अथवा हिंदुस्तानी का आधार खड़ी बोली है। ठीक है, दूसरी तरफ जो संस्कृत में आपको पता होगा कि जो साहित्य हमारे हैं जो संस्कृत में पहले लिखे गए हैं, तो जो संस्कृत की छाया में पलकर ये साहित्यिक जो हिंदी के रूप में, जैसे सिंधु हिंदी हो गई, ठीक है, साधु हिंदी, ठीक है, साधु हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी, इस तरह से खड़ी बोली विकसित हुई है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी लाइन कट गई है, यहाँ पे था, आप समझ लीजिए, मैं पढ़ के बता देती हूँ। अवधि के व्यंजनात्मक शब्द, ठीक है, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ था, इस लाइन को ये थोड़ी सी कटी हुई है, ये जो अवधि है, अवधि के व्यंजनात्मक शब्द, ठीक है, अवधि के जो व्यंजनात्मक शब्द थे तथा ब्रज के ओंकारांत शब्द, ठीक है, ब्रज के जो ओकारांत शब्द हैं, खड़ी बोली में
आकारांत हो जाते हैं। ठीक है, जो कि अवधि के जो व्यंजनात्मक शब्द हैं और ब्रज के ओकारांत जो शब्द हैं वो खड़ी बोली में आकर क्या हो जाते हैं, वो खड़ी बोली में आते आते आकारांत हो जाते हैं। ठीक है, अतः इसे आकारांत बोली माना जाता है। फिर इसे क्या मान लिया जाता है, फिर इसे आकारांत बोली माना जाता है। ने, की इत्यादि कारक चिन्हों को अलग से लगाकर शब्दों को विभिन्न कारकों के अर्थ में प्रयुक्त करना। ठीक है, जैसे का है, ने है, की है इत्यादि शब्द जोड़कर हम इनके नए रूप बना लेते हैं, इनके अर्थ परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कृत कर्मवाच्य के उपरांत भविष्यवाच्य का क्रिया रूप में प्रयोग इत्यादि खड़ी बोली की विशेषताएं हैं। ठीक है, दूसरा है आपका ब्रज भाषा। ठीक है, ब्रज भाषा में क्या है, ब्रज मंडल की भाषा ही ब्रज भाषा कहलाती है। ठीक है, जो ब्रज मंडल की भाषा है यही क्या कहलाती है, यही ब्रज भाषा कहलाती है। साहित्यिक समृद्धि परंपरा के कारण ब्रज बोली की भाषा को महत्व मिला है। ठीक है, साहित्यिक समृद्धि परंपरा के कारण जो ब्रज बोली है, इसको ब्रज बोली की जो भाषा है इसको महत्व मिला है। पश्चिमी हिंदी की बोलियों के अध्ययन के लिए ब्रज भाषा कुंजी का काम करती है। ठीक है, जो पश्चिमी हिंदी है, हिंदी की जो बोलियां हैं उनको पढ़ने के लिए, इनके अध्ययन के लिए जो ब्रज भाषा है वो किसका काम करती है, वो कुंजी का काम करती है। एक समय में वह अपने साहित्यिक रूप में प्रायः समस्त उत्तर भारत की भाषा रही है। ठीक है, एक समय ऐसा भी था जो ब्रज भाषा है वो पूरे भारत की भाषा थी। हिंदी का मध्ययुगीन भक्ति और रीति साहित्य इसी भाषा में है। ठीक है, हिंदी का जो मध्ययुगीन था भक्ति और रीति साहित्य वो भी इसी भाषा में है। ब्रज की साहित्यिक धारा आधुनिक युग में भी प्रवाहित होती जा रही है। ठीक है, ब्रज की जो साहित्यिक धारा है वो आधुनिक युग में भी प्रवाहित हो रही है। भारतेंद्र, रत्नाकर, सत्यनारायण, कविरत्न, डॉक्टर रामशंकर शुक्ल, रसाल आदि इसके प्रतिष्ठा प्राप्त कवि हैं। ठीक है, इन कवियों के नाम आप याद रखेंगे। ये कुछ कवि दिए गए हैं जो कि भारतेंद्र, ठीक है, रत्नाकर, सत्यनारायण, कविरत्न, डॉक्टर रामशंकर शुक्ला, रसाल आदि इसके प्रतिष्ठित क्या हैं, वो कवि रहे हैं। ठीक है, भुक्का, नैनीताल और अंतर्वेदी, एटा, बदायूं, बरेली, डांगी, धौलपुर आदि इसकी उपबोलियां हैं। ठीक है, ये सब क्या हैं, ये इसकी उपबोलियों में आती हैं। आगरा, मथुरा, अलीगढ़ की ब्रज को साधु ब्रज कहा जाता है। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे कि आगरा, मथुरा, अलीगढ़ की ब्रज जो है उसे क्या कहते हैं, साधु ब्रज कहा जाता है। ठीक है, ओकारांत शब्द का प्रयोग खड़ी बोली के ए, ओ के स्थान पर ब्रज में ए या ओ का प्रयोग, ठीक है, सर्वनामों में मैं के स्थान पर ही का प्रयोग आदि ब्रज भाषा की विशेषताएं हैं। ठीक है, जैसे ओकारांत शब्द जो है का प्रयोग खड़ी बोली में ए या ओ का किया गया है, उसी तरह से ब्रज में ए या ओ का किया गया है। ठीक है, सर्वनाम में मैं के स्थान पर ही का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ब्रज भाषा में इसकी ये विशेषताएं, इसकी अनुमानता ब्रज भाषा 1,25,00,000 जनता की भाषा है। ठीक है, जो ब्रज भाषा है इसमें कितने लोग इसको बोलते हैं, 1,25,00,000 लोग लगभग ब्रज भाषा बोलते हैं। नेक्स्ट है आपकी कन्नौजी। ठीक है, नेक्स्ट भाषा क्या है, कन्नौजी है। प्राचीन कन्नौज
की भाषा होने के कारण इसे कन्नौजी उपभाषा कहा जाता है। ठीक है, प्राचीन कन्नौज की भाषा होने के कारण ही इसे कन्नौजी उपभाषा कहते हैं। कन्नौजी उपभाषा का क्षेत्र ब्रज भाषा और अवधी के बीच है। ठीक है, कन्नौजी उपभाषा का जो क्षेत्र है वो कहाँ है? ये आपका ब्रज भाषा और अवधी के बीच का क्षेत्र है। इसके क्षेत्र में हरदोई, सहारनपुर, शाहजहांपुर, ठीक है, हरदोई, शाहजहांपुर, पीलीभीत, फर्रुखाबाद, इटावा, कानपुर आ जाते हैं। ठीक है, क्या क्या आते हैं? हरदोई, ठीक है, इसमें ये सारे नाम आ जाते हैं। कन्नौजी में हरदोई, शाहजहांपुर, पीलीभीत, फर्रुखाबाद, इटावा और कानपुर आ जाते हैं। कन्नौजी में ब्रज से अधिक समीपता के कारण कुछ लोग इसे ब्रज की उपबोली मानते हैं। ठीक है, कन्नौजी की जो ब्रज है, ब्रज की अधिक समीपता के कारण ही कुछ लोग इसे क्या मानते हैं? ब्रज की उपबोली भी मानते हैं। कन्नौजी के पर्याप्त साहित्य उपलब्ध हैं। ठीक है, कन्नौजी जो बोली है इसमें पर्याप्त साहित्य मिलते हैं और वह ब्रज भाषा की ही साहित्यिक मानी जाता है। ठीक है, ये ब्रज भाषा का ही साहित्य माना जाता है। पर सर्गों सर्वनाम के रूप में अवधी का प्रयोग आदि कन्नौजी की विशेषता है। ठीक है, पर सर्गों और सर्वनाम के रूप में जो अवधी का प्रयोग है वो कन्नौजी की क्या है? विशेषता है। ठीक है, नेक्स्ट है बुंदेली। ठीक है, नेक्स्ट बोली क्या है इसकी? बुंदेली। बुंदेला राजपूतों का प्रदेश होने के कारण, जो बुंदेला था वो राजपूतों का प्रदेश था, राजपूतों का प्रदेश होने के कारण इस क्षेत्र को बुंदेलखंड तथा इसकी भाषा को बुंदेलखंडी या बुंदेली कहा जाता है। ठीक है, इसकी भाषा क्या कहते हैं? बुंदेलखंड या फिर बुंदेली कहा जाता है। बुंदेली मुख्य रूप से बांदा, झांसी, जालौन, ग्वालियर, भोपाल, ओरछा, छिंदवाड़ा, हमीरपुर, नरसिंहपुर और होशंगाबाद इत्यादि क्षेत्रों में बोली जाती है। ठीक है, बुंदेली आप देख लीजिए कहाँ कहाँ पे बोली जाती है, एक बार और देख लीजिए। बांदा, ठीक है, बांदा, झांसी, जालौन, ग्वालियर, भोपाल, ओरछा, छिंदवाड़ा, हमीरपुर, नरसिंहपुर और होशंगाबाद इत्यादि क्षेत्रों में ये बोली जाती है। बुंदेली के ब्रज भाषा से अधिक निकटता के कारण इसे ब्रज की एक उपबोली समझा जाता है। ठीक है, जो बुंदेली है इसकी निकटता किससे है? ब्रज भाषा से है और ब्रज भाषा से इसकी निकटता होने के कारण इसे उसकी उपबोली समझा जाता है। बुंदेलखंड में भी साहित्यिक रचना के लिए मुख्य रूप से ब्रज का प्रयोग होता है। ठीक है, बुंदेलखंड में भी साहित्य की रचना के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। विशुद्ध बुंदेली के साहित्यकारों में गंगाधर और ईश्वरी प्रसिद्ध हैं। ठीक है, अगर विशुद्ध बुंदेली की बात करें तो इसके साहित्यकार कौन कौन थे? गंगाधर और ईश्वरी थे। ठीक है, स्थानीय बोली में पंबारी, राठौरी एवं खटौला मुख्य हैं। ठीक है, स्थानीय बोली में पंवारी, राठौली और खंडोला मुख्य हैं और मिश्रित बोलियों में बनाफरी मुख्य है। ठीक है, मिश्रित बोलियों में क्या मुख्य है? बनाफरी। ठीक है, कुछ स्वतंत्र निजी शब्द दाई, भोवी। ठीक है, कुछ स्वतंत्र शब्द क्या क्या है? कुछ स्वतंत्र निजी शब्द दाई और भोवी हैं, जैसे डा का रा में परिवर्तन, पड़ी, परो। ठीक है, सर्वनाम के पुल्लिंग, स्त्रीलिंग रूपों में ने का विशिष्ट प्रयोग इत्यादि बुंदेली की कतिपय, ठीक है, बुंदेली की कतिपय विशेषताएं हैं। बोलने वालों की संख्या 89 लाख तक अनुमानित की गई है। ठीक है, इसे कितने लोग बोलते हैं? लगभग 89 लोग इसे बोलते हैं। पूर्वी हिंदी,
नेक्स्ट क्या है आपका पूर्वी हिंदी। थर्ड है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी अर्धमागधी के अपभ्रंश रूप में से विकसित हुई है। जो पूर्वी हिंदी है किससे विकसित हुई है? पूर्वी हिंदी अर्धमागधी रूप के अपभ्रंश से विकसित हुई है। इस पर मागधी का प्रभाव तो है ही, सौर सैनिक के प्रभाव से भी वह मुक्त नहीं है। ठीक है, जो पूर्वी हिंदी है इसमें मागधी का प्रभाव तो है ही, लेकिन इसमें सौर सैनिक का प्रभाव भी है। ठीक है, और पूर्वी हिंदी को अर्धमागधी अपभ्रंश से ये विकसित हुई है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं? 3 बोलियां हैं। इन तीनों के मध्य पर्याप्त समानता है। ठीक है, इनके मध्य क्या है? पर्याप्त समानता है। ये है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। क्या क्या है ये? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी है। अवधी, अब अवधि की अगर हम बात करें, अवधि जो है अर्धमागधी प्राकृत से विकसित बोलियों में अवधि का प्रमुख स्थान है। ठीक है, जो अवधि है वो अर्धमागधी प्राकृत से विकसित बोलियों में इसका मुख्य स्थान है। साहित्यिक दृष्टि से जो महत्व मध्य युग में पश्चिमी हिंदी में ब्रजभाषा का था, वही महत्व पूर्वी हिंदी में अवधि का भी है। ठीक है, जो साहित्यिक दृष्टि से जो महत्व मध्य युग में पश्चिमी हिंदी में ब्रज भाषा का था। ठीक है, मध्य युग में जो भी महत्व पश्चिमी हिंदी में ब्रज भाषा का था, वही पूर्वी हिंदी में अवधि का है। ठीक है, अवधि का संबंध अवध प्रदेश से है। अवधि का संबंध किससे है? अवधि का संबंध अवध प्रदेश से है। इसे कौशली और बैसवाड़ी नामों से भी पुकारा जाता है। ठीक है, इसे कौशली और बैसवाड़ी नामों से ही पुकारते हैं। ये दोनों एक प्रकार से उसकी उपबोलियां हैं। ये दोनों क्या है? एक प्रकार से इसकी उपबोलियां हैं। ये लखनऊ, उन्नाव, सीतापुर, खीरी, फैजाबाद, गोंडा तथा बाराबंकी आदि जिलों की प्रमुख बोली है। कहाँ कहाँ ये बोली जाती है? देखिए एक बार फिर से देख लीजिए। लखनऊ, उन्नाव, सीतापुर, खीरी, फैजाबाद, गोंडा और बाराबंकी आदि जिलों में बोली जाती है। इसकी स्थानीय बोलियों में बांदा जिले की अवधि, मिश्रित, तिरंगहारी, गोहरा और जुडरा भा उल्लेखनीय है। ठीक है, क्या क्या है इसकी स्थानीय बोलियां में? इसकी बांदा आती है। बांदा जिले की अवधि, मिश्रित तिरंगहारी, ठीक है, मिश्रित तिरंगहारी में गोहरा और जुडरा भा उल्लेखनीय है। संज्ञा के 3 रूप हैं। ठीक है, संज्ञा के इसके 3 रूप हैं, लघु, दीर्घ और दीर्घतर। संज्ञा के कितने रूप हैं? संज्ञा के 3 रूप हैं इसमें, लघु, दीर्घ और दीर्घतर। जैसे घोड़, ठीक है, घोड़ा, और घोरवा या घोड़ाना। ठीक है, खड़ी बोली के ए, ओ और अवधि में आई और उ, औ में प्रयोग सा, शा और सा के स्थान पर केवल सा का प्रयोग होता है। ठीक है, इन तीनों शा के स्थान पर किसका प्रयोग होता है? केवल एक सा का प्रयोग होता है इस वाले का। ठीक है, वा के स्थान पर बा तथा या के स्थान पर जा का उच्चारण विशेषण का मुख्य रूप, व्यंजनात्मक इत्यादि अवधि भाषा की कुछ विशेषताएं हैं। ठीक है, बोलने वालों की संख्या 1,80,00,000 है लगभग। इसमें इसको कितने लोग बोलते हैं? 1,80,00,000 लोग लगभग इसे बोलते हैं। नेक्स्ट है बघेली। ठीक है, बघेली को अवधि की दक्षिण शाखा कहना ही उचित होगा। जो बघेली है, जो बघेली को अवधि की दक्षिण शाखा कहा जाता है। ठीक है, और बघेल खंड तथा बघेल क्षत्रियों की बोली होने के कारण ही इसका नाम बघेली पड़ा है। ठीक है, बघेल खंड तथा बघेल क्षत्रियों की बोली होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा है? बघेल पड़ा है। रीवा इसका केंद्र है। ठीक है, इसका केंद्र क्या है? रीवा, अतः इसे रीवाई भी कहते हैं। ठीक है, रीवा इसका केंद्र है, इसे क्या कहते हैं? इसे रीवाई भी कहते हैं। बघेल खंड से बाहर, ठीक है, बघेल खंड से बाहर यह बोली दक्षिण में बालाघाट, पश्चिम में बांदा,
पूर्व में मिर्जापुर और बिलासपुर, छोटा नागपुर तथा उत्तर में उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की सीमा तक बोली जाती है। ठीक है, ये बोली बघेली की अवधि से काफी समानता के कारण कई विद्वान इसे अवधि की उपबोली मानना ज्यादा उचित समझते हैं। ठीक है, बगधी की निकटता किससे है? बगधी की निकटता जो है अवधि से है, इसलिए बहुत सारे विद्वान इसको अवधि की उपभाषा उपबोली मानते हैं, अवधि की उपबोली से मानते हैं। वास्तव में यह अवधि की एक बोली है, वास्तव में ये क्या है? ये अवधि की ही एक बोली है, किंतु राजनैतिक महत्व के कारण इसे एक स्वतंत्र बोली का महत्व मिलता है। ठीक है, लेकिन राजनैतिक महत्व के कारण ही इसे एक स्वतंत्र बोली का महत्व मिलता है। यहाँ जो भी साहित्य लिखा गया है, ठीक है, यहाँ पे जितना भी साहित्य लिखा गया है यह ब्रज भाषा में लिखा गया है। ठीक है, ये साहित्य किसमें लिखा गया है? ब्रज भाषा में लिखा गया है। अतः बघेली में साहित्य नहीं बत है। ठीक है, लेकिन बघेली में क्या है? साहित्य नहीं बत है। सर्वनामों में म्या, मोही, त्वा, तोही का प्रयोग भविष्य काल में हा की प्रधानता, काह्यो कर्म कारक के लिए कहा तथा करण कारण के लिए तार जैसे नए परसर्गों का प्रयोग इत्यादि बघेली की कतिपय विशेषताएं हैं। ठीक है, इस तरह थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस करके इसको बनाया गया है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ी। ठीक है, छत्तीसगढ़ी में छत्तीसगढ़ नामक प्रदेश की बोली होने के कारण ही इसे छत्तीसगढ़ी कहा जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ी कहाँ की बोली है? छत्तीसगढ़ की। ठीक है, छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़ की बोली है। अरिया तथा खलटाही, ठीक है, अरिया तथा खलटाही भी इसे कहते हैं। रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, खैरागढ़, उदयपुर के अतिरिक्त मध्य प्रदेश के बिस्तार, ठीक है, बिस्तर जिले में भी इस बोली का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कहाँ कहाँ ये बोली बोली जाती है? रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, खैरागढ़, उदयपुर के अतिरिक्त इसे मध्य प्रदेश की बस्तर जिले में भी इसे बोला जाता है। मन प्रयत्न लगाकर बहुवचन की रचना करना। ठीक है, मन प्रयत्न लगाकर इसे बहुवचन प्रत्यय लगा के इसकी मन प्रत्यय लगा के किसकी रचना की जाती है? बहुवचन की। ठीक है, जैसे मनुख, मनुख मन। ठीक है, अन्न का प्रयोग करके अन्न को जोड़ के बहुवचन बनाने की प्राप्त तथा वैला, बैल, बैलन। ठीक है, निश्चय या निश्चयार्थ के लिए हर का प्रयोग। ठीक है, सकर्क, सकर्क और अकर्क। ठीक है, सकर्म और अकर्म क्रियाओं, इसमें सकर्म और अकर्म दो क्रियाएं हैं, के रूप में सामान्यता अवधि से भिन्न प्रकार के परसर्गों का प्रयोग आदि छत्तीसगढ़ी की विशेषताएं हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ी में साहित्य ना के बराबर है। ठीक है, छत्तीसगढ़ी में जो साहित्य है ये ना के बराबर है। छत्तीसगढ़ी बोलने वालों की संख्या 66 लाख है। ठीक है, छत्तीसगढ़ी बोलने वालों की संख्या कितनी है? 66 लाख है। ये काफी बड़ा आपका वीडियो हो रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी बड़ा है, लेकिन इतना बड़ा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप एक दो बार वीडियो को देखेंगे तो आपको उतना इम्पोर्टेंट याद हो जाएगा जितना आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत है। ठीक है, तो इन सारी बोलियों को सबसे मेन तो है इनकी नाम और हेडिंग आप याद कर लेंगे, और एक दो बार वीडियो देखेंगे तो इनके अंदर का थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, तो आप एग्जाम में अच्छे से लिख पाएंगे। चलिए इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में कर लेते हैं। ये वीडियो काफी बड़ा हो गया है। ठीक है, तो आप इसका नेक्स्ट वीडियो में आप यहीं से देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से स्टार्ट करूंगी बिहारी भाषा वर्ग से। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का आप देख लीजिएगा। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है,
कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप किसी और भी सब्जेक्ट का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे NIS से हो रिलेटेड हो या फिर इग्नू से, ठीक है, आप मुझे बताइए, मैं बना दूंगी।